देखो है क्या चीज। तो जॉब इवैल्यूएशन उठाते हैं हम लोग। और ये देखो, पहले तो हम थोड़ा सा इस पे यहीं पे देखते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे लिखो जॉब, और ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। जॉब इवैल्यूएशन में अगर आप एक बार मैम अपना वो कंप्लीट हो गया था क्या, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी? पूरा हो गया था ना, नहीं हुआ था क्या? आप याद करो। मोशन स्टडी टाइम स्टडी पूरा हो गया था कि मैं तो पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, आपने पढ़ा है ना, करवा दिया ना उसको। आपने 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 मना करा था तब भी मैंने कंप्लीट कराया था। देखो, अगर आप ई वर्ड हटाते हो तो क्या बचता है? वैल्यूएशन, है ना। यानी कि जॉब को क्या कर रहे हैं? जॉब का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जॉब वैल्यूएशन ही अपना क्या है? एक तरीके से जॉब इवैल्यूएशन है, ठीक है। इवैल्यूएशन का मतलब किसी चीज की वर्थ निकालना, मॉनेटरी टर्म्स में उसको फिर हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू निकालना। कोई भी काम करते हैं उसके कितने पैसे बनने चाहिए, मोटा मोटा ये समझो। कोई जॉब आप कर रहे हो, कोई वर्क आप कर रहे हो, उसके कितने पैसे बनने चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसको समझाने के लिए टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन में अगर आप बड़ा बड़ा अपने मॉड्यूल वाला उठाएं तो ये कहता है जॉब इवैल्यूएशन इज द रैंकिंग। इसमें आप रैंकिंग करते हो। कैसे करते हो? मतलब तरीका बता रहा है कि ये तरीका है कि भाई आप रैंक मेथड से आप क्या कर सकते हो? जॉब की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या जॉब को सैलरी फॉर्म में या उसका वेजेस फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक रैंकिंग मेथड हो सकता है, इसका ग्रेडिंग मेथड होता है, वेइंग मतलब वेट्स असाइन करना, ठीक है। किसी भी काम का वेट असाइन करना। उसके बाद में देन यू डू ऑल दीज थिंग्स व्हाई? टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए? फाइंड आउट द रेट, द वर्थ ऑफ जॉब। So job evaluation क्या है? We use the different methods so that we can find the worth of job. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इजी है ना यहाँ तक की लैंग्वेज? कि भाई आप क्या करते हैं जॉब वर्थ में? ऑफ द जॉब मतलब? वर्थ ऑफ द जॉब का मतलब होता है जॉब, आप जो भी काम आपको अपॉइंट किया जाएगा किसी कंपनी के अंदर, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। एक काम, एक कंप्यूटर वर्क है, चाहे एक्सेल शीट पे कोई काम कर रहे हैं, है ना, आपको एक्सेल शीट पे काम करना है। मिस्टर ए भी कर रहे हैं, मिस्टर बी भी कर रहे हैं, सी, और तीनों सेम काम करते हैं, काम तो सेम करते हैं, लेकिन इसकी सैलरी 10,000 है महीने की, इसकी 12,000 है महीने की, और इसकी 18,000 है महीने की। ऐसे कैसे हो गया? काम सेम ही करते हैं, सुबह से लेकर सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सैलरी अलग क्यों हो रहा है? क्यों हो सकता है? क्योंकि कुछ मेथड्स हमने काम में लिए होंगे जिसमें हमने देखा होगा कि मिस्टर सी इज अ मोर वर्थफुल पर्सन देन द अदर्स। हो सकता है, देखो, ये इनमें रैंकिंग, ग्रेडिंग, वेइंग, किसी भी तरीके से उन लोगों ने क्या करा हो, उनकी वर्थ निकाल ली हो, और उनको सैलरी पे, जैसे हो सकता है इन्होंने अभी, ये फ्रेशर हो, काम तो वही करता है, लेकिन ये फ्रेशर हो, और हो सकता है ये इस काम को 2 साल से कर रहा हो, तो इसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसको मिल गया हो, है ना। और हो सकता है इनकी स्पीड, अगर जो वो फ्रेशर्स की स्पीड हो सकता है कम हो, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। काम करते करते इसको जो एक्सेल टूल्स जो है वो बहुत सुपर तरीके से यूज कर सकता है। हो सकता है वो नए वर्कर्स आते हैं, जो नए फ्रेशर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देता हो, ठीक है। तो मतलब इस आदमी के पास में क्या क्या स्किल्स है ना, उसके बेसिस पे हमने उसकी सैलरी क्या करी? ज्यादा रखी। और ये बंदे इनकी सैलरी कम करी, हो सकता है इसको 6 महीने ज्यादा हो गए तो इसको हमने ज्यादा कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि हमने ना किसी भी काम का जो वर्थ निकाला, दिस इज वर्थ। आप किसी काम का क्या निकाल रहे हो? वर्थ निकाल रहे हो, या उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो किसी के काम को, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। समझ में आया? ये बोलना तो नहीं है ना आप लोगों को, क्योंकि बोलते तो तकलीफ होती है बोलने में, है ना। आ गया मैं। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाना, यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन में आप इसको एज ए, यहाँ से यहाँ तक आप इसका मीनिंग समझेंगे। अब आगे क्या कहता है? इट इज सिस्टमैटिक अप्रोच। जॉब इवैल्यूएशन में आप सिस्टमैटिक अप्रोच काम में लेते हो टू नो द लेबर वर्थ, उस लेबर की वर्थ कितनी है ना, ऑफ ईच जॉब, हर जॉब के लिए, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। और ये हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए भी क्या है? एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब पे रखेगा आपको, कंपनी का जो बॉस है, वो एम्प्लॉयर है, वो आपको रखने से पहले आपके काम को असाइन करके उसकी वर्थ निकालना चाहता है, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके बाद में आगे चलें तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? 3 स्टेप्स हो सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट आर द 3 स्टेप्स फॉर जॉब इवैल्यूएशन? अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द 3 स्टेप्स फॉर जॉब इवैल्यूएशन, तो हम 3 स्टेप्स है कि सबसे पहले कोई भी जो जॉब हमारे पास में है,
जिसके लिए हम लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, अपॉइंट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका पहले डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे काम के लिए ऐसा ऐसा बंदा चाहिए। तो आपके खुद के पास में भी जॉब होना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी का मतलब स्टार्टिंग में आप पहले जॉब का एक डिस्क्रिप्शन बना के रखते हो कि ये काम है। फिर उसके बाद में एनालाइज ईच जॉब टू अराइव एट फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। फिर आप क्या करते हो, हर जॉब को बैठ के क्या करते हो, उसका स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद में आप उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन और ज्यादा लिखते हो और उस जॉब को और स्पेसिफाई करते हो, या उस जॉब से रिलेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाई अप कर देते हो उसके साथ में कि भैया ये जॉब है, स्टार्टिंग में तो ये एक ही जॉब है, एक्सेल का काम है, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इसका ईच जॉब का हमने क्या करा, स्पेसिफिकेशन की, हमको ऐसा बंदा चाहिए जो मैक्रोस लगा सके, जो इसमें अदर टूल्स लगा सके। बहुत सारे टूल्स होते हैं, मतलब बहुत, एक्सेल अपने आप में एक बहुत वाइड टर्म है, एक तरीके से इंजीनियरिंग करना ही होता है एक्सेल को करना। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया इसके अलावा और क्या क्या स्पेसिफाई उसको हम कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। उसको फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन भी हम दे देंगे। एक सकता है कि एक बंदा सिर्फ हमने ना एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री के लिए रखा, मतलब यहाँ से हमारे पास में जो फाइल डाटा हमने इकट्ठा किया उसको एंट्री करना है, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो गई, अलग हो गई। एक बंदा है कि उस एक्सेल शीट को क्या करता है, उस एक्सेल शीट से रिपोर्ट्स जनरेट करता है, तो उसका क्या हो गया, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अलग हो गया। तो इस तरीके से पहले एक जॉब देखना, फिर उसको डिटेल में स्टडी करना, उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, एनालाइज ईच जॉब। हर जॉब को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एनालाइज ही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड डिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू डिटरमिन इट्स वर्थ। मतलब उसकी फिर लास्ट में फाइनल में हम उसकी क्या करते हैं, उसकी वर्थ निकाल लेते हैं, यानी उस काम को करने के लिए उसकी सैलरी डिसाइड करना, एक तरीके से उसका वेजेस डिसाइड करना। लास्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करते हैं, हर जॉब को डिस्क्रिप्शन एक बार हमने अप्रूव कर दिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे कि उस जॉब की अब वर्थ कितनी है, या उस जॉब को करने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो ये बड़ा बड़ा 3 स्टेप्स है जो आपके बुक में दिया हुआ है। आगे चलो, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन का मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब का मतलब उसको और डिटेल में वर्णन करना, डिटेल में देखना, और स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफाई करना। तो ये 2 चीजें अलग है। अभी इसको भी देख लेते हैं अपन लोग। ये जॉब टॉपिक अपन कब से पढ़ रहे हैं, जॉब एनालिसिस पढ़ के आए हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब के मेथड्स पढ़ के आए हैं, ये जॉब ही चल रहा है अभी। अब जॉब की वैल्यू, मतलब जॉब को मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जॉब को इवेल्युएशन करने के लिए यहाँ देखो, यहाँ आओ। जॉब को इवेल्युएशन, जॉब का वैल्यूएशन करने के लिए देयर आर सेवरल सिस्टम्स हैं। क्या क्या है, एक तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड करने पड़ेंगे कि उस जॉब का वैल्यूएशन करने के लिए, कि कोई भी आप या क्राइटेरिया बोल लो या फैक्टर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो आप किसी भी काम को किसी को असाइन करते हो तो आप देखते हो कि उस वर्कर का क्वालिफिकेशन क्या है, वो ग्रेजुएट है, या वो हाई स्कूल है, मतलब उसने केवल स्कूल कर रखा है, या वो मतलब सैलरी डिटरमाइन करने के लिए क्या वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है? हाँ, सैलरी डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या आपको डिटेल में जॉब के आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन लेते हो। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, उसको डिटेल में और उसके साथ जुड़े हुए पॉइंट्स लेते हो। तो हम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जॉब की डिफिकल्टीज क्या है। अगर जितना ज्यादा डिफिकल्ट जॉब होगा उतना ज्यादा हाई आपका सैलरी होगा। जैसे डिफेंस वालों का है, आर्मी वालों का है, वो अपनी जान पे खेलकर आपके कंट्री का क्या कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तो उनकी जॉब डिफिकल्टी अलग है। आप अगर ऑफिस वर्क में काम कर रहे हो तो आपका जॉब डिफिकल्टी अलग है। कुछ लोग माइंस में काम करते हैं, पता है वहां पे जान का कितना खतरा होता है, उसमें भी वो क्या करते हैं, जॉब डिफिकल्टी उनका अलग है, तो उनकी सैलरी उनकी अलग होगी। जो टेक्निकल वर्क करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने का काम है किसी डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, अब उनके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया कि किस तरीके से चोरों को आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो वो एक अलग डिफिकल्टी लेवल है, तो उसका सैलरी अलग होगा। फिर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जितना ज्यादा काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी या जितना ज्यादा काम का उसमें जिम्मेदारी है ना, तो उसकी क्या होगी, उसका लेवल जितना ज्यादा होगा उसका सैलरी उतना ज्यादा होगा। मैम जैसे मैनेजर की और एक नॉर्मल, मतलब जो मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, उसका डिफरेंस हो गया ना। अब जब मैनेजर होगा उसके अंडर में कितने लोग काम करते हैं, मान लो उसके अंडर में 20 लोग काम करते हैं, तो हाँ, मैनेजर का उसकी काम जो होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 20 है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी 20 लोगों की है, उसको 20 लोगों का आगे आगे उसके अपने खुद के ऊपर उन लोगों का रिपोर्टिंग करना पड़ता है, उसको खुद को इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ काम असाइन करने होते हैं जो डेली लेवल पे वो करता है, वो उसका खुद का लेवल है। उसके अंडर की टीम को देखना, वो उसका अपना लेवल है। उन टीम के लिए ट्रेनिंग देना, वो उसका अपना लेवल है ना। इनकी रिपोर्ट्स तैयार करना, क्योंकि इन 20 का तो इसी को करना है, वो उसका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है। तो हर चीज से एसोसिएटेड कितने काम हो सकते हैं, उस हिसाब से उसकी सैलरी
बढ़ती जाती है, या अगर आपका कम काम है तो आपकी कम सैलरी होती जाएगी। वर्किंग कंडीशन क्या कहता है? वर्किंग कंडीशन कहता है कि अगर आपकी वर्किंग कंडीशन डिफिकल्ट लेवल पर है, जैसे आप लोग मान लो रिमोट एरियाज में काम करते हो, या आपका काम जो है वो ऐसी जगह है, जैसे हमने कहा डिफेंस वालों का है, तो वो क्या कर रहे हैं, लेह लद्दाख, आपने सुना है लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं, या वो कश्मीर बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, या वो माउंटेन एरिया पे जाके वहां से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन लोगों का क्या है, उनका वर्किंग कंडीशन डिफिकल्ट है। मैंने आपको माइंस का भी एग्जांपल दिया, वहां पे लोग क्या है, माइंस ढह गई तो सब अंदर ही मर जाएंगे, तो उनका डिफिकल्टी, वर्किंग कंडीशन कितना डिफिकल्ट है, कितने पसीने आते हैं पता है वहां पर। और इसी तरीके से आप जितना एसी में बैठ के काम करोगे, एसी रूम्स में बैठ के काम, सॉरी मैंने अकाउंट्स लिख दिया ना, आप एसी रूम में बैठ के काम करोगे तो आपका काम क्या है, सिंपल है, आप जाओगे आओगे बस, और उस हिसाब से आपका वर्किंग कंडीशन इजी है। तो आपके वर्किंग कंडीशन को भी देखा जाता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, और हाउ वर्किंग कंडीशन का मतलब और क्या हो सकता है कि उसके कंडीशन सिचुएशंस कैसी है ना, उस हिसाब से हम उसका सैलरी डिसाइड करते हैं। इसका आपको बड़ा बड़ा यहाँ पे डिटेल कुछ नहीं देना है, बस आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से केवल ये 3-4 नाम आपको पता होना चाहिए कि ये आपके जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बोलेंगे वो ध्यान रखना है। देखो स्टेप्स बोलेंगे तो पीछे पढ़ के आना, अगर हमने स्टेप्स बोले तो ये स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप्स पढ़े हैं। और अगर आपको फिर बोले कि भैया आप हमें ना ये बताओ कि जॉब पे वैल्यूएशन के लिए आपने क्या क्राइटेरिया या क्या फैक्टर्स, देखो कोई भी 2 वर्ड है इसके अंदर, क्या क्राइटेरिया है और क्या फैक्टर्स है। देयर आर फैक्टर्स, देयर आर क्राइटेरिया फॉर द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं, वो क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ये है 4। इस क्राइटेरिया को पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर सिस्टम्स। अब देखो सिस्टम वर्ड बोले तो बेटा अलग है, क्योंकि इन शब्दों को अगर आपने हेर फेर कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर सिस्टम बोले तो अपन को ये चीज बतानी है, अगर क्राइटेरिया बोले तो ये 4 चीजें बतानी है, और अगर स्टेप्स बोले तो ये 3 स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम मैम ऊपर वाले किसके लिए, जॉब के लिए हैं? जॉब इवैल्यूएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, हमारा जो चैप्टर समझ लो एक तरीके से नहीं हाँ मैम, ये जो नीचे भी पढ़े फैक्टर्स, वो किसके हैं? थोड़ा लाउड बोलो, मुझे अभी क्लियर नहीं हुई आपकी आवाज। फैक्टर्स किसके पढ़े अभी अपने जो पढ़े हैं, ये जॉब के डिस्क्रिप्शन के हैं? अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं, देखो हमने जॉब तो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था मैम कि मैं ये जॉब क्या बोल रही होता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के फैक्टर्स पढ़े हैं ना अभी तो। है। डिस्क्रिप्शन बोल रहे हो क्या, रुको आप नीचे आओ। जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं, अभी आप जॉब इवैल्यूएशन ही देख रहे हो। आपका बड़ा अगर चैप्टर का नाम होगा तो आपका चैप्टर का नाम इसका पड़ जाएगा जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन के देख रहे हो, किसके देख रहे हो? डिस्क्रिप्शन अलग चीज होती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब जॉब को डिस्क्राइब करना कि जॉब किस तरीके का है, काम किस तरीके का है, या उसकी स्पेसिफिकेशन मैम क्या मैं है। ये नहीं बोल रही, जो भी नीचे आपने पढ़ा है ना। ये वाला ना आप बोल रहे हो, ये वाला। हाँ तो ये इस पे लिखा हुआ है ना, वैल्यूएशन के ही है ना ये हाँ फैक्टर्स। तो बेटा ये जॉब वैल्यूएशन की फैक्टर्स है बेटा, बोल रही हूँ ना। जॉब जॉब को वैल्यू निकाल रहे हो, जॉब की वैल्यू निकाल रहे हो, जॉब वैल्यूएशन पढ़ रहे हो आप लोग। जॉब वैल्यूएशन के पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स बताया हमने आपको। अच्छा। हाँ और मैम नीचे किसके हैं ये? ये सब वैल्यूएशन ही चल रही है बेटा, ये पूरा टॉपिक आज जॉब वैल्यूएशन में ही चल रहा है आज। नहीं तो ये नीचे वाले जो हैं, ये फैक्टर्स किसके हैं? ये अलग है ना ऊपर वाले से? आज सब कुछ जो भी है वो जॉब वैल्यूएशन है। आप जो भी पूछने वाले हो सबका जवाब जॉब वैल्यूएशन है। ये बीच में घुसेड़ दिया, आप इसको एक बार का एक बार आप इसको काट दो। सोचो कि ये टॉपिक अभी है नहीं, आप इससे कंफ्यूज मत हो, ये भी अभी नहीं है, आप इसको ये समझो। ठीक है, अभी जो भी पढ़ रहे हो आप केवल आज क्या पढ़ रहे हो, जॉब वैल्यूएशन का ही सब कुछ पढ़ रहे हो। आप जो भी पूछोगे उसका जवाब मैं यही देने वाली हूँ, क्योंकि आज आपका यही चल रहा है हर चीज का। हर चीज का अगर जॉब वैल्यूएशन के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। मैम ये जो नीचे दे रखे हैं ये क्या है? ये वाले दे रखे ये वाले ये वाले पूछ रहे हो? रैंकिंग वाले, रैंकिंग ग्रेडिंग मेथड और ये। बेटा मैं अभी आप पहुंची ही नहीं, अभी रुको आप एक सेकेंड, ये कंफ्यूज मत हो बेटा। इसके अंदर मैं आपको जो भी है जॉब इवैल्यूएशन के ही सिस्टम्स हैं, बार बार वही चीज मत पूछो। ये रैंकिंग मेथड ग्रेडिंग ये भी मैं पहुंची नहीं हूँ, लेकिन ये सब जॉब इवैल्यूएशन के ही हैं। चलो मेरे को पढ़ाने दो। रिद्धि बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं ठीक है, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, जहां तक कोई दिक्कत है क्या?
यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? इस यहाँ तक जो पढ़ा है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो मैम हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ ठीक है। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, पता नहीं आप मॉड्यूल देख के कंफ्यूज हो रहे हो, साइड में पढ़ाना था मेरे को, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। और आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन करने के आपके कितने मेथड्स हो सकते हैं, आइए आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन के कितने मेथड्स हो सकते हैं, या मेथड्स लिख लो, ठीक है। और बुक वाले ने इसको सिस्टम बोला है, आपके मॉड्यूल वाले ने इसको सिस्टम बोला है, और ये एक्चुअली मेथड्स ही हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले का चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इसको आपने टॉपिक डाला जॉब इवैल्यूएशन, इसके अंदर आप लिखेंगे 2 पार्ट्स है इसके जॉब इवैल्यूएशन के। एक तो आपका है क्वांटिटेटिव मेथड्स, और एक आपका है क्वालिटेटिव मेथड्स। जॉब इवैल्यूएशन करने के 2 तरीके, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल, और क्वालिटेटिव मतलब स्किल्स वगैरह, ठीक है, नॉलेज वगैरह, वो क्वालिटी होती है आप लोगों की, ठीक है। क्वालिटी किसी इंसान की कम ज्यादा कैसी भी हो सकती है, ठीक है। हाउ फनी यू आर, हाउ रूड यू आर, दैट इज योर क्वालिटी। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथ्स में इसके नंबर्स में होता है, तो वन इज नंबर्स, अदर इज नॉन नंबर, ठीक है। क्वांटिटी एंड अदर इज क्वालिटी, ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव मेथड्स में देखें तो इसमें कौन से 2 मेथड आ जाएंगे? एक तो इसमें नाम लिख लीजिए आप लोग, जॉब रैंकिंग, जॉब रैंकिंग, ठीक है, और जॉब ग्रेडिंग। जॉब रैंकिंग अब लिख लीजिए, जॉब रैंकिंग और जॉब ग्रेडिंग, ठीक है। इसमें आओ, फैक्टर कंपैरिजन, मम्मी इसके मेथड्स हैं। हाँ, और बुक ने इस मेथड को सिस्टम लिखा है, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन के सिस्टम ये लिखा है, लेकिन ये मेथड ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आओ तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड, क्वालिटी के वाइज अगर चेक करें तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख लो आप लोग, पॉइंट रेटिंग मेथड, ये हो गए, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या किया, आपके बुक में क्या किया, इन्होंने इसको एक ही रखा है, इसको एक ही रखा है, इन्होंने इसे कहा जॉब रैंकिंग या और जॉब ग्रेडिंग मेथड, दोनों को एक ही रखा है। तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो आपके बुक के हिसाब से, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, अभी आगे चलते हैं इनको डिटेल में देखने के लिए। फिर इसके अंदर पॉइंट रेटिंग मेथड होता है ना बेटा, पॉइंट रेटिंग मेथड के खुद के कितने स्टेप्स है, इसके खुद के कितने स्टेप्स हैं पॉइंट रेटिंग के? पॉइंट रेटिंग क्या है? एक तो स्ट्रेट ST स्ट्रेट पॉइंट मेथड, किसके? इस पॉइंट रेटिंग के फिर वापस से 3 मेथड्स हैं। स्ट्रेट पॉइंट है, वेटेड पॉइंट है, और लास्ट है डायरेक्ट टू मनी। डायरेक्ट टू मनी मेथड्स, ये आप टेबल इस तरीके से आप एक बार लिख लीजिए, इस तरीके से आप जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स को लिख लीजिए, ताकि बुक में उसने ऐसे कैटेगराइज नहीं किया, आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए। हम थोड़ा सा जूम आउट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम हाँ हाँ बोलो, मैम दिख रहा है क्या? मैं ये बोल रही हूँ कि है ना, स्टार्टिंग में तो अपने स्टेप्स हैं, है ना, जॉब इवैल्यूएशन, हाँ, प्रिलिमिनरी स्टेप्स होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, हाँ जो जॉब इवैल्यूएशन के तो सबसे पहले स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद में उसके फैक्टर्स हैं, मतलब क्राइटेरिया है ना। हाँ 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 बिल्कुल।
और फिर मैम ये जो रैंकिंग रेटिंग और ये है, ये क्या है? ये देखो, ये इसके मेथड्स हैं। These अच्छा, are ये the इसकी मेथड्स है। ये मेथड्स हैं, और बुक में इसको सिस्टम बोला है, तो कोई कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है सिस्टम मैम। बोला है तो वो उसने इतनी ढंग की लैंग्वेज यूज नहीं करी है, तो इसलिए आप इसको, बुक वाले का है तो वो हो सकता है एग्जाम में बोले कि व्हाट आर द सिस्टम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, तो आपको समझना है कि वो पूछना चाह रहा है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। आपको ये समझना है कि व्हाट आर द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशंस, ठीक है। इवैल्यूएशंस मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ में आया। फिर इसमें उसने, बुक वाले ने ये टर्म्स यूज नहीं करी, लेकिन मैंने आपको बताया कि दो टर्म्स यूज करके इनकी कैटेगरी में आप इसको दो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने वाले ले चुके हैं क्या? हाँ मैम। ठीक है, लिख भी लिया करो यार, मेरे को लगता है स्क्रीनशॉट और लिखना दोनों बराबर ही टाइम टेकिंग है। चलो, अब इसको लिख लिया आप लोगों ने, उसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही बचा है, कुछ नहीं बचा है। मैम मेरे को एक पॉइंट पूछना था। पूछिए। ये इसमें था मेथड स्टडी में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कौन से पेज पे पढ़ रहे हो बेटा? 59 पे लिखा हुआ है ये मेथड स्टडी प्रोग्राम के फीचर्स। मेथड स्टडी ऊपर वो जो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, उसमें पूछ आप थे क्या क्लास में, पिछली क्लास में? क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। चलो उसको मैं बाद आवाज में कट ले रही है। लूंगी। चलो मैं उसको बाद में ले लूंगी, मैं समझ गई, आप वो एबीसीडी पॉइंट पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ, इसको मैं बाद में ले लूंगी, डिटेल में है वो, ठीक है। बड़ा बड़ा मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, और बता दूंगी। आप पूछ रहे हो तो मैं आपको और बता दूंगी, पहले मैं ये टॉपिक अपना खत्म नहीं कर। मैम, ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछना था। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी काम को आप क्रेडिट असाइन करते हो, एप्रिसिएशन असाइन करना, क्रेडिट असाइन करना। क्रेडिट एक क्रेडिट रेटिंग होती है, आपके काम को क्या करता है, काम को हम क्या करते हैं, स्कोर ही देते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे रैंक पढ़ेंगे ना, किसी काम की हम ग्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या है, वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्रेडिट का मतलब स्कोर होता है। जैसे वो आपका, जैसे मैम ये देते हैं डोमिनोज और ये, या फिर अपने ये आते हैं ना उबर कैब वाले, इनको अपन पॉइंट्स देते हैं। पॉइंट्स आप नहीं देते, वो लोग जो कंपनी वाले होते हैं वो देते हैं उनको, और उनके हाँ, हाँ, और तो देखो यहाँ बेस्ट एम्प्लॉय और वो सब का अवार्ड देते हैं। हाँ, तो ये जो आप स्कोर्स या पॉइंट्स असाइन करते हैं ना बेटा अपनी, लेकिन आप हाँ जो कंपनी होती है ये वर्ड्स यूज नहीं करती हैं, ये इंडिया में यूज कर रहे हैं अपने नेशन में, लेकिन बाहर के लोग है ना क्रेडिट यूज करते हैं, ध्यान रखना। और बैंक वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, वो भी इस क्रेडिट वर्ड को यूज करते हैं। तो ये ना क्रेडिट वर्ड का ठीक मतलब है। यही होता है, ठीक है, स्कोर्स होता है। हाँ जैसे आप लोन लेने जाओगे, आप मान लो आपको कार फाइनेंस करानी है, तो आप कार फाइनेंस कराने से पहले वो देखेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या चल रहा है, वो उसकी लैंग्वेज में अलग है कि वहां पर आपका स्कोर क्या है, कि आप पहले से आपने कितने लोन दे रखे हैं, वो आपने पे आउट कर रखे हैं, कि वहां पे आप वर्दीनेस कितनी है। हाँ कितने डिफॉल्टर थे, तो वो आपके वहां पे क्रेडिट स्कोर अलग हो गया, या क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग हो गई एक तरीके से। तो ये रेटिंग ही है बेटा, किसी इंसान को रेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब आप हाई अलग लेवल, अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों से बुलाते हैं। हाँ अलग अलग सेक्टर में अलग, लेकिन इनका मतलब एक ही है कि किसी इंसान का स्कोर क्या है, ठीक है, वो कहाँ स्टैंड करता है, दैट इज, हाँ ठीक है। चलो इसको अभी ओवर करते हैं एक बार। तो अपना जॉब रेटिंग, जॉब रैंकिंग, एक मिनट कुछ हट गया, जॉब रैंकिंग और ग्रेडिंग को हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कि ये चीज अपना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस मेथड में, हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की जॉब्स ले लेते हैं, अलग अलग तरीके की जॉब ले लेते हैं। जैसे एक जॉब ये हुआ, ये दूसरा जॉब हुआ, ये तीसरा जॉब हुआ, ये फोर्थ जॉब, ऐसे करके कई जॉब्स है, जैसे हमने 5 जॉब्स ले लिए। तो अंडर दिस सिस्टम वी टेक, क्या करते हैं, वी टेक ऑल द जॉब्स। हमारे पास 5 तरीके की जॉब्स हैं, और इन 5 तरीके की जॉब्स का कुछ भी नाम ले लो, आपने सेल्स नाम ले लिया, आपने परचेज नाम ले लिया, ठीक है, आपने मार्केटिंग नाम ले लिया, ठीक है, मार्केटिंग, आपने फाइनेंस का नाम ले लिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास में और कोई जॉब हो, आप सेफ्टी या अकाउंट्स ले लो, कुछ भी ले लो यार, आपने 5 तरीके की जॉब्स काम में ले ली, है ना। अब इन जॉब्स के अंडर में के बेसिस पर आप इनको क्या करते हो, जॉब्स को पहले कार्ड्स पे लिख लेते हो। क्या करते हो आप जॉब रैंकिंग में, आप अपनी अलग अलग तरीके की जॉब्स को किस पे लिख लेते हो, कार्ड्स पे लिख लेते हो। आपके पास में ना कार्ड्स बनते हैं, तो एक कार्ड हो गया आपका, सेल्स कार्ड बन गया, ठीक है। अलग अलग तरीके की जॉब्स को आप कार्ड्स पे नोट डाउन करते हैं, परचेज कार्ड बन गया, ठीक है, परचेज कार्ड। इस तरीके के आपने हर जॉब के लिए अलग अलग क्या बना दिए, कार्ड्स बना दिए। क्या बना दिए, कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, ऐसे कार्ड्स बना दिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा पूछो।
CARD, रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है। तो आपने एक तरीके से इनके अलग अलग क्या बनाए, कार्ड्स बना दिए। हाँ मैम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब, जैसे ये जॉब हो गई अपनी सेल्स, ये जॉब हो गई अपनी, जैसे A जॉब, B जॉब, C जॉब, D जॉब, E जॉब, ऐसे समझ लो। हर जॉब के आपने अलग अलग क्या बना दिए, कार्ड बना दिए। इसका सेल्स कार्ड बन गया, यही लिख देती हूँ मैं। ये परचेज का परचेज कार्ड बना दिया, मार्केटिंग का मार्केटिंग कार्ड, फाइनेंस का फाइनेंस कार्ड बना दिया, और सेफ्टी का सेफ्टी कार्ड बना दिया। ऐसे अलग अलग जॉब्स का आपने अलग अलग तरीके से कार्ड्स बना दिए। फिर इन कार्ड को बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन कार्ड्स को बनाने के बाद में आप ना जजेस असाइन करते हो, जजेस असाइन करते हो, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल असाइन करते हो। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, इन कार्ड के बेसिस पर, इनके बेसिस पे इनको क्या करते हैं, कुछ ग्रेड्स असाइन कर देते हैं। जिसका जैसे अगर सेल्स का किसी का काम असाइन करेगा तो उसको बोल दो ग्रेड E। ठीक है, कोई परचेज है तो उसको बोल दिया ये ग्रेड B। ठीक है, अगर मार्केटिंग है तो इसका ग्रेड, इसको क्या करते हैं हम, ग्रेडिंग कर देते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं, या हम क्या कर देते हैं, रैंकिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रैंकिंग या ग्रेड्स। जैसे इसको हमने दे दिया, मार्केटिंग का काम को हमने दे दिया ग्रेड A। आपको आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? आपने काम के आधार मतलब पर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से हमने उनको क्या कर दिया, ग्रेड्स असाइन कर दिए। क्या कर दिए? मैम उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर कैसे? नहीं, उनकी जॉब के हिसाब से। ये जो जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, जॉब को क्या कर रहे हैं, सिर्फ जॉब्स देख रहे हैं, किस तरीके का जॉब है। वो पहले देख रहे हैं कि टाइप ऑफ जॉब क्या है, और टाइप ऑफ जॉब को उस बेसिस पे, उसके टाइप के बेसिस पे उसको क्या करते हैं, ग्रेड्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ग्रेड्स। ग्रेड्स दे देते हैं। और उस ग्रेडिंग करने की, जो अब जब आप ग्रेड्स दे देते हो तो हम उसको बोलते हैं जॉब ग्रेडिंग मेथड। क्या करते हैं उसको, क्या बोलते हैं नाम उसको, जॉब ग्रेडिंग मेथड। एंड कौन करते हैं इनको, कुछ कॉम्पिटेंट जज है, कंपनी के कुछ लोग हो सकते हैं, और कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कंपनी के अपने मैनेजर्स हो सकते हैं, जो बैठ के जो भी इसको ग्रेडिंग कर सकता है उसको ग्रेड देता है। उसके बाद में जब एक बार जजेस ने सजेस्ट कर दिया कि भैया हर काम का अलग अलग ग्रेड होने वाला है। ठीक है, हर काम का क्या होना है, अलग अलग ग्रेड। ये नहीं देख रहे कि इसकी सैलरी, हो सकता है सैलरी कुछ भी हो, हम सैलरी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम उस आदमी के काम के बेसिस पे उसको ग्रेड्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। और मैम ग्रेड से, बेसिस में क्या लेते हैं? जी बेटा, बेसिस में मतलब किस बेस नहीं पे डिवाइड बेसिस, करते हैं? कुछ बेसिस नहीं ले रहे, सिर्फ टाइप्स ले रहे हैं। या फिर बता रही हूँ, कुछ बेसिस नहीं ले रहे, टाइप्स ले रहे हैं। ठीक है, और जो ग्रेड है, फिर आपने ग्रेड डिसाइड किया, उसके बाद में आप उसका आवरली रेट डिसाइड करते हो। क्या डिसाइड करते मैम हो? ये ग्रेड्स का मतलब समझ में नहीं आया। ग्रेड्स का मतलब समझ में नहीं आया तो उसको रैंक बोल दो, आप उसको रैंक्स दे सकते हो। मैम वो किस हिसाब से दिए, मतलब ये पूछ रही हूँ तो। रुको, आप रुको। अब आपने ग्रेड दे दिया और सबका आपने क्या कर दिया, आर्ली रेट डिसाइड कर दिया। ये ग्रेड है तो इसका अलग आर्ली रेट हो जाएगा। सो आर्ली रेट का मतलब है कि प्रति घंटा उसको क्या काम या क्या रेट मिलनी चाहिए। अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको हमने बोला इस आदमी का सेल्स का काम ज्यादा, ये ज्यादा इसको रहता है, तो इसको ना 8 रुपए पर आवर दे दो। ठीक है, अगर ये परचेज डिपार्टमेंट का है, इसको 4.5 रुपए पर आवर दे दो। ठीक है, अगर ये मार्केटिंग का है, ऐसे हमने पहले ही डिसाइड कर दिया। इसमें हमने कोई बड़ा हमने किसी का स्किल्स एक्सपीरियंस, उसका स्टडी, उसका कुछ हमने देखा नहीं डिटेल। हमने उसके टाइप्स देखी, और टाइप्स के बेसिस पे हमने उसको बाद में हमने उसका रेट डिसाइड कर दिया, है ना। जैसे अगर ये मार्केटिंग का है तो उसको हमने 7.5 रुपए डिसाइड कर दिए पर आवर। इस तरीके से हम इसके पर आवर की रेट डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि हम इनको रैंकिंग दे रहे हैं, इनको रैंक दे दिया हमने कि ये काम जो है इसका रैंक होना चाहिए 1, या इस काम का रैंक होना चाहिए 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अलग अलग हमने रैंक्स डिसाइड कर लिए। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में गए, आप मान लो स्पोर्ट्स में गए, हमने कहा एक नाम है स्पोर्ट स्विमिंग। क्या नाम है? स्विमिंग। अगर स्विमिंग का अपना स्पोर्ट्स है तो उसको रैंक 1 दे दो। ठीक है, अगर आपका बास्केटबॉल है तो इसका रैंक 2 दे दो। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइप के आधार पे इसकी रैंकिंग कर रहे हो। सिंपल, वी आर मेकिंग इट, इट्स वेरी सिंपल वे, इट्स वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग देयर वैल्यू ऑफ देयर जॉब। आप क्या करते हो, टाइप देख लेते हो, और उसके बेसिस पे, टाइप के बेसिस पे आप उसकी रेट डिसाइड मैम करते हो। ऐसे तो फिर कुछ भी मन में आके वही टाइप दे नहीं, दिया मन मतलब में क्या फर्स्ट। होते हैं, मन में क्या होते हैं, जजेस है ना, कॉम्पिटेंट जजेस है ना,
आप और मैं बैठ के नहीं कर सकते, किसी को भी बुला लिया तुम बोलो कितना होना चाहिए और तुम बोलो कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इनका सबसे सिंपल वे है और सबसे इजी वे है, इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं है इसमें। इनके कुछ आदमी, ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के इनके काम को सिर्फ नंबर ऑर्डर्स देके ग्रेडिंग देके उनके रेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और जैसे हमने कहा स्विमिंग हुआ तो अलग हुआ, बास्केटबॉल हुआ तो अलग हुआ, अगर क्रिकेट का हुआ तो उसका ग्रेड अलग रखना। ठीक है, और अगर वो और क्या आपके गेम्स होते हैं आप देख लो उसके हिसाब से। अगर शूटिंग का हुआ, शूटिंग जानते हो ना आप लोग, उसने अलग ग्रेड डिसाइड कर लिया। चलो 4 तरह के गेम देख लेते हैं, तो इनके ग्रेडिंग के हमने ये नंबर 1 2 3 4 डिसाइड कर लिया। अगर जैसे नहीं होता, आप लोग जाते हैं, फिर आप लोगों को हमने बोला चलो हम देखते हैं कि गेम सीखना है। अब अगर आपको स्विमिंग सीखनी है मान लो, तो आप दोगे 100 रुपीज पर आवर, तो ये हमने देखो रेट डिसाइड कर लिया। अगर आपको बास्केटबॉल सीखना है तो आप 70 रुपीज पर आवर देना। ठीक है, अगर आपने क्रिकेट सीखना है तो फिर आप इसका 80 कर दो। ठीक है, अगर आपको शूटिंग सीखना है इसका 120 कर दो। अब हो सकता है उन्होंने अपना क्राइटेरिया बता रखा है लेकिन हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने इनका काम और उनके काम के सामने उनका क्या कर दिया, अपना रेट्स लिख लिया, पर आवर रेट लिख लिया। अब वो जजेस थे, वो उन्होंने आपको अपने पत्ते खोल के नहीं दिखाए, सॉरी, वो जो जजेस है उन्होंने आपको अपने पत्ते खोल के नहीं दिखाए। हो सकता है उन्होंने अपने लेवल पे अपनी डिफिकल्टी लेवल, क्या उसके डिफिकल्टी लेवल, उसका लर्निंग लेवल है ना, और उसको काम करने के लिए उसका टाइम जो है कितना लगने वाला है, वो सारा उन्होंने अपने लेवल पे डिसाइड कर रखा है। लेकिन आपके सामने नहीं बताया कि वो उन्होंने जो ग्रेडिंग करी है वो उन्होंने किस बेसिस पे करी है। बस उन्होंने क्या करा, काम का जो टाइप्स है उसके सामने वो उसका रेट्स लिखते चले गए, लेकिन वो लेवल जो उसका बेस क्या था, वो बेस उन्होंने आपके सामने नहीं रखा। ठीक है, ये जो चीज है ये बाद में हम अलग अलग सीखेंगे, लेकिन वो जजेस ने क्या करा, उसकी ग्रेडिंग उन्होंने करी, वो अपने पास ही रखा उन्होंने कि इस ग्रेडिंग है। समझ में आ रहा है? दैट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब देखो आप अपने इसमें मॉड्यूल में आ जाओ, देखो मॉड्यूल में आओ, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। देखो यहाँ पे भी देख लो आपके मॉड्यूल में, अंडर दिस सिस्टम ऑल जॉब्स आर रिटन ऑन कार्ड। सबको पहले कार्ड्स पे लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में द ग्रेडिंग इज डन बाय सेवरल कॉम्पिटेंट जजेस, और वो क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं। एंड देन आवरली रेट्स आर पेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। what rates are these rates are suggested by the judges। ये जजेस ही सजेस्ट करते हैं इस काम का इतना रेट रख देना, विदाउट एनी कंसिडरेशन टू एग्जिस्टिंग वेजेस। अभी क्या वेजेस चल रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं, उन्होंने बस बोल दिया कि इस काम का ये रेट रख देना। दीज रैंक्स और ग्रेड्स असाइन टू ईच जॉब। हर जॉब को क्या कर रहे हैं, रैंक्स दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, जजेस दे रहे हैं। ठीक है, एंड उनका एवरेज निकाल लिया और उसके बेसिस पे, या उसको स्कोर निकाल लिया, स्कोर निकालने के बाद में उसके बेसिस पर आपने उसको रेट निकाल लिया। सो ये क्या जी, मैम स्कोर का मतलब क्या, यहाँ पे वही क्रेडिट स्कोर? स्कोर का मतलब वही, यहाँ पे रैंक और ग्रेड या स्कोर, ये तीनों एक ही वर्ड है। ये लो स्कोर भी लिख लो, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सो दीज आर कंसिडर्ड, क्या बोल रहे हैं, दीज रैंक्स आर कंसिडर्ड स्कोर्स फॉर दैट जॉब, एंड दीज आवरली रेट्स आर फिक्स। उसके बाद में आवरली रेट फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग। अरे रैंकिंग, ग्रेडिंग, स्कोरिंग, इन सबका एक ही मतलब है, और उसको ओवरऑल बोल दो आप रैंक। ठीक है, सो ये क्या बोलता है कि hourly rates are fixed on the basis of their ranks, and who suggests ranks? Ranks are suggested by judges, and what judges do, they write down every job on cards। अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बस मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ, मैं कोई डिटेल देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि और भी पढ़ाई करनी है, इसी में टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग कहाँ आ गए थे, हम लोग आ गए थे, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। मैंने बहुत डिटेल दे दिया आपको, डायग्राम बना बना के समझा दिया, जो मॉड्यूल में लिखा था वो पूरा डायग्राम ही लिख दिया मैंने आपके लिए। उसके बाद में हम आएंगे फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड जो है वो इसका भी आगे जब, और इसका भी डिटेल्ड फॉर्म है, यू डू मोर, यहाँ पे आप ज्यादा टाइम डिवोट करते हो, ज्यादा स्टडी करते हो, कहाँ पर, फैक्टर कंपैरिजन मेथड में। और फैक्टर कंपैरिजन मेथड के बाद में जब इसमें आएंगे तो उसमें और भी ज्यादा स्टडी करते हो। ये जो अपना पॉइंट रेटिंग मेथड है ना बेटा, ये फैक्टर कंपैरिजन का भी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे आपने कम स्टडी करी, लेकिन यहाँ आए तो इस पहले वाले से ज्यादा स्टडी आपने फैक्टर कंपैरिजन में की, और फैक्टर कंपैरिजन से ज्यादा स्टडी आपने पॉइंटिंग मेथड में करी। ठीक है, ये मतलब होता है। अब फैक्टर कंपैरिजन मेथड को पढ़ते हैं, तो व्हाट इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ये पहले देखते हैं अपन लोग।
इसके लिए सबसे पहले आप मॉड्यूल में आओ और मॉड्यूल में देखो फैक्टर कंपैरिजन मेथड में क्या कहता है। सो फैक्टर कंपैरिजन मेथड ये क्या करता है, ये स्टडी करता है द जॉब, it analyzes the job, it studies the job. The factor comparison method studies the job into much greater detail. प्लीज आप इन शब्दों पे ध्यान दे, जो मैंने आपको बोला वो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। It does study in much greater detail than the grading method. Grading method से भी ज्यादा डिटेल इसमें करते हैं। इसमें it ranks each job with respect to each factor. इसमें हर फैक्टर को स्टडी करते हैं, और वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं मैं भी लिखती हूँ। हर फैक्टर को वो क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। एंड फैक्टर्स आर टेकन वन एट ए टाइम, और हर फैक्टर को एक बारी में, एक फैक्टर को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं और स्टडी करके उसको रैंक देते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ऊपर ऐसा कुछ नहीं ज्यादा डिटेल करा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल है, ग्रेटर डिटेल है। इस ग्रेटर डिटेल में वो हर फैक्टर को लेते हैं, ठीक है। हर फैक्टर को लेने के बाद में आप उसको यहाँ पे भी रैंक असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक नोट बना लीजिए छोटा सा, कि फैक्टर कंपैरिजन मेथड इज, जो लिख लेगा वही फायदे में है, ठीक है, इज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जॉब रैंकिंग और जॉब ग्रेडिंग एक साथ है ना? बोथ, एक मिनट, बोथ रैंकिंग पॉइंट, ये लाइन लिख लो, ठीक है। इसमें रैंकिंग भी करते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, रैंकिंग भी यूज करते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद में क्या कहता है, ऑल द जॉब्स आर कंपेयर्ड, सारे जॉब्स का कंपैरिजन करते हैं, जितने भी तरीके के टाइप्स जॉब्स हैं उनको कंपेयर किया, और रैंक्ड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल रिक्वायरमेंट। हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े उसका रैंक फर्स्ट रख दिया। देन द स्किल्स, स्किल्स क्या होती है, स्किल्स का मतलब, अगर देखो, एक तो होता है ब्रेन जो मेंटल रिक्वायरमेंट है, स्किल्स क्या हो सकता है, स्किल में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्किल्स में क्या क्या आ सकता है, मैं लिख देती हूँ आपका यहाँ पे। स्किल्स में जैसे आपका एक्सपीरियंस आ सकता है, स्किल्स का मतलब आपका एजुकेशन क्या है, स्किल्स का मतलब आपका एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए तो आपका मेंटल लेवल क्या है, मेंटल लेवल जो है आपका ब्रेन लेवल, जो कि गॉड ने सबको डिफरेंट दिया है। कोई सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, कोई नॉर्मल इंटेलिजेंट, कोई एवरेज है, कोई वीक है। तो मेंटल में कोई कैसा भी हो सकता है, लेकिन स्किल्स में क्या कर रहे हैं, स्किल्स बाय बर्थ भी हो सकती है, और स्किल्स को आप आफ्टर बर्थ आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं। कैसे, आप किसी काम को कर करके सीखे, वो एक्सपीरियंस से सीखा, आपने पढ़ाई लिखाई करके कोई स्किल्स को सीखा, या आपके अंदर उसको एबिलिटी को आपने डेवलप करने के लिए कोई ट्रेनिंग ली। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपना स्किल्स देख रहे हो। सो यहाँ पे क्या किया आपने, आपके मेंटल रिक्वायरमेंट है तो उसको रैंक फर्स्ट दे दिया, और आपके स्किल्स को क्या है 2 दे दिया, आपके एजुकेशन को 3 दे दिया, आपके एक्सपीरियंस को 4 दे दिया, आपके एबिलिटी को 5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट में क्या करोगे आप लोग, देखो यहाँ पर, तो आपने देखा यहाँ पर रैंकिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखो मेंटल लेवल को आपने 1 दे दिया, तो स्किल्स को आपने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, देन द फिजिकल, और फिजिकल को आपको आपने सबसे लास्ट में रखा, फिजिकल को आपने सबसे लास्ट में रखा। एंड आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन, उसके बाद में देखेंगे उसका वर्किंग कंडीशन को हमने 4th रैंक दे दिया, और उसके वर्किंग कंडीशन को हमने 5th रैंक दे दिया, ऐसे समझ लो। उसके बाद में सारे रैंकिंग करने के बाद में आप उनको क्या करते हो, जोड़ते हो, और जोड़ने के बाद में उसका मनी वैल्यू निकालते हो। तो देन टोटल वर्थ ऑफ जॉब इज obtained by adding together all money values which we assign, ठीक है, on the basis of their ranks। तो ये मेथड आपका क्या कर रहा है, इसमें रैंकिंग ही यूज ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या फैक्टर्स उसने दिए हैं, उन फैक्टर को रैंकिंग देखकर फिर आपने उसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। मैम रुको, फैक्टर कंपैरिजन इज मोर एक्यूरेट देन द सिंपल रैंकिंग मेथड। ऊपर जो आपने मेथड पढ़ा उससे ज्यादा एक्यूरेट ये है, क्योंकि आपने सभी फैक्टर्स को अलग अलग बैठ के रैंकिंग करा है। एंड दिस मेथड इज मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्यूचर में अगर रैंकिंग को चेंज करना पड़े तो चेंज करके सैलरी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब बोलो मैम स्किल में तो ये हो गया कि अपन कैसे किस वे में परफॉर्म कर रहे हैं उस
एक्टिविटी को, है ना। हम्म। और फिजिकल रिक्वायरमेंट में फिर क्या आएगा? जैसे आर्मी में जाते हो तो आर्मी में फिजिकल रिक्वायरमेंट को नंबर 1 रखोगे, क्योंकि वहां पे देखते हैं आप लोग, क्योंकि आर्मी में आपको देखा जो फिजिकली फिट है ना उसको नंबर 1 पे हाँ लेंगे, और मेंटल को वो नंबर 2 पे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे दौड़ भाग का काम जो है उसको सबसे पहले देखो, आप जब आर्मी में जाओगे तो आपसे रेस करवाई जाएगी, आपका पूरा हाँ बॉडी बॉडी फिजिकल चेकअप होगा। ठीक है, आपके कहीं छोटी सी फुंसी भी ना हो, ना आपके कान के पास, ना गर्दन पे, ना माथे पे एक छोटी सी फुंसी भी ना हो, आपका पूरा बॉडी फिट एंड फाइन हो। ठीक है, आपको कोई सुनने में तकलीफ ना हो, मतलब फिजिकल फिटनेस को नंबर 1 पे रखते हैं, वहां पे रैंकिंग इस तरीके से होती है। और मेंटल को फिर वो बाद में 2 पे नंबर पे रखेंगे। यानी कि अगर आपका फिजिकल नंबर 1 हो गया, वहां पर अलग अलग फील्ड में अलग है, और मेंटल को आपको 2 पे ले आओगे। नहीं मैम, मैं तो डिफरेंस पूछ रही हूँ स्किल और फिजिकल रिक्वायरमेंट में। फिजिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है बेटा? उस काम को करने के लिए आपके पास में फिजिकली आप कितने फिट हो। अच्छा। ठीक है, और स्किल्स का मतलब आपके पास में, मैं स्किल्स का लिख देती हूँ मीनिंग। स्किल्स का मीनिंग लिख लो, मैंने आपको बताया था ना कि आपकी एबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, आपका एजुकेशन क्या क्या है। एक मिनट, ये काफी बड़ा बना हुआ है। आपका एजुकेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस कितना है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा रैंकिंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, हमें तो किसके बांटते हैं? एबिलिटीज, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और ये ये देखो, मेंटल। अच्छा, स्किल के ऊपर मेंटल मतलब, अरे मेंटल का मतलब आपका ब्रेन कितना फास्ट है यार। आईक्यू लेवल और वो सब। हाँ, लो आईक्यू लिख लो, और लिख लो, लो। हाँ मैम। कई लोग होते हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली होती लेकिन उनका ब्रेन बहुत सुपर फास्ट होता है। आप लोग होते हो आपने एजुकेशन ली हो लेकिन जरूरी नहीं है आपका ब्रेन फास्ट हो। कैसे? आपने एजुकेशन सीएमए कर ली, लेकिन है ना आपको 2.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5 करने के लिए कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसको मेंटल दिमाग में करके आपको फटाफट आंसर बता देंगे। आप बोलोगे कैलकुलेटर लेके आओ, वो बोलेगा नहीं इसका आंसर ये है। बताओ आपको आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे? फिर सीएमए को दोगे, सीए को दोगे, कि इस आदमी को दोगे जिसका पहले से ही ब्रेन फास्ट है? ब्रेन आईक्यू वाला। तो ब्रेन आईक्यू लेवल तो डिफरेंट होता है ना, उसको तो हमेशा ही नंबर 1 पे रखना चाहिए। आप भी रखोगे, हम भी रखेंगे, सभी रखेंगे। ब्रेन आईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन से क्या करोगे, उसका ब्रेन ही नहीं चलता है, क्या कर लोगे? सुना एक चुटकुला आता है कि ना, तुम बड़े मैकेनिकल इंजीनियर बन गए लेकिन हमारे घर का पंखा ठीक नहीं कर सकते, तो फिर तुम काय के इंजीनियर? नहीं बोल सुना आपने? मैम इंजीनियर बन जाते हैं, है ना। कई लोग मैंने देखे कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन अगर वो लैपटॉप का वो उड़ जाए ना, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, विंडोज डालना नहीं आता। लेकिन वो कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो आपको नहीं बता पाते हैं। तो मतलब आपने एजुकेशन तो ले ली लेकिन आपके पास में वो आईक्यू नहीं है। अगर आपके पास में आईक्यू हो तो वो एजुकेशन भी ले ले तो उसका कॉम्बिनेशन सुपर कॉम्बिनेशन होगा। उसके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो और ज्यादा सुपर कॉम्बिनेशन होगा, फिर वो अपनी एबिलिटीज शो करेगा। तो रैंकिंग इज ऑलवेज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ये अलग अलग फैक्टर्स हो गए, अलग अलग तरीके से क्या हो गए, ये क्या आपकी ये सारी चीजें क्या पढ़ी हमने? फैक्टर्स हैं। ये जो भी आपने को मेंटल, स्किल, फिजिकल, ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है? ये अपने फैक्टर्स हैं। ये अपने क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स। सारे। इन फैक्टर को, इन सब चीजों को कलेक्टिवली हम फैक्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? और उसके बाद में आपने उसकी रैंकिंग जितनी ज्यादा हाई होगी उसके इतने ज्यादा पैसे दे देना। समझ में आ गया? नहीं आया ना? मुझे पता है कैसे आएगा आपको। आईक्यू रखा करो थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में फैक्टर कंपैरिजन को कितना पढ़ लिया आपने, उसके बाद में पॉइंट रेटिंग मेथड, इसका भी बाप है। इसका भी बाप है का मतलब इसका भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा डिटेल यहाँ देखी जाती है। और यहाँ पे 3 मेथड है पॉइंट रेटिंग का, मतलब यहाँ पे 3 मेथड है, स्ट्रेट मेथड, वेटेड मेथड और डायरेक्ट मेथड। क्लास यही पूरी हो गई हमारी। चलो पढ़े इसको। तो स्ट्रेट पॉइंट मेथड पढ़ा रही हूँ मैं, एक सेकेंड यार है। देखो, आप लिख लो। अब मैं आपको सबसे पहला पढ़ा रही हूँ वो अपना स्ट्रेट पॉइंट मेथड।
ये बुक में नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको अलग से लिखा रही हूँ। बुक में जो फिर आपको इफ्स बट्स चलेंगे, आपके जो भी फैक्टर्स हैं बेटा, आपने फैक्टर्स पढ़े, अभी आप बार बार पूछोगे तो अब देखो आप कुछ पीछे इतना पढ़ के आए, स्किल्स पढ़ के आए, मेंटर पढ़ के आए, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के आए, है ना, ये सारे क्या आपके फैक्टर्स हैं, क्या आपके सारे फैक्टर। फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, हम जो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बता रहे हैं या स्ट्रेट पॉइंट मेथड बता रहे हैं, वो क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं। ठीक है, अब आपने जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, और उस फैक्टर्स को, जैसे आपने कहा स्किल्स, तो आपने कहा स्किल्स है, ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है, आपने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अलग फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद में आप बोल सकते हैं एफर्ट्स कितने हो सकते हैं, ये भी अलग फैक्टर है। सॉरी, एफर्ट्स, ये तो कर चुके हैं ना अपन ऑलरेडी। हाँ तो उसको और डिटेल में पढ़ना, ये है पॉइंटिंग मेथड। ठीक है, वर्किंग कंडीशन, ये हो गया आपके फैक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल बताती हूँ मैं इसका, क्या है ये पॉइंट मेथड, क्या है भैया स्ट्रेट पॉइंट मेथड क्या है। देखो, जैसे हमने कहा कि चलो एक और फैक्टर एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, है ना, ये अपने फैक्टर्स, जैसे हमने एग्जांपल उठाया एक्सपीरियंस, ये हमने एग्जांपल उठाया एक्सपीरियंस, एक हमने फैक्टर उठा लिया, कौन सा फैक्टर उठा लिया, एक्सपीरियंस फैक्टर उठा लिया। अब इस एक्सपीरियंस फैक्टर में हम पॉइंट्स कैसे देते हैं, हम पॉइंट्स कैसे असाइन करेंगे वो देखते हैं। जैसे एक्सपीरियंस मेथड में हमने कहा कि जो बंदा कभी जॉब करने आया है और फ्रेशर है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इज अ फ्रेशर, फर्स्ट टाइम वो क्या करने आया है, जॉब करने आया है, तो उसको 10 पॉइंट्स ही देना, उसके सामने उसको हम 10 पॉइंट से असाइन करेंगे। ठीक है, जिसको 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसको हम क्या कर देते हैं 30 पॉइंट्स असाइन कर देंगे। ठीक है, जिसको 4 to 6 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग मान लो 50 पॉइंट्स असाइन कर देंगे। ठीक है, और जिसको 7 to 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसको 75 पॉइंट्स असाइन कर देंगे। और जिसको अबाउट 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, जिसको अबाउट 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसको 100 पॉइंट्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको पॉइंट्स असाइन किए। अब ये स्ट्रेट पॉइंट्स, स्ट्रेट पॉइंट मतलब हमने क्या किया, खूब सारे फैक्टर्स देखे, फिर हमने हर फैक्टर को उठाते गए और हर फैक्टर को हम क्या करते गए, पॉइंट्स असाइन किए। अगर एक्सपीरियंस उठाया तो उसका भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई, और हर कैटेगरीज को अलग अलग आपने पॉइंट्स असाइन किए, और उसके बेसिस पर हम उसका वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे दूसरा फैक्टर उठा लो एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल दूसरा फैक्टर उठा लो एजुकेशन, ये फैक्टर उठाया मैंने, मुझे एजुकेशन फैक्टर के पॉइंट्स असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जो सिर्फ 12th पास है, और वो 12th पास जो है वो बंदा जॉब करने के लिए हमारी कंपनी में आया है, हम उसको 5 पॉइंट्स असाइन करेंगे। ठीक है, और जो ग्रेजुएट है उसको हम लोग 15 पॉइंट्स असाइन करेंगे, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हम 60 पॉइंट्स असाइन करेंगे। ठीक है, और जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का मतलब जैसे जानते हो क्या, या अदर कोई टेक्निकल डिग्री, उसको हम 100 पॉइंट्स असाइन। ठीक है, ये तरीका होता है कि आपने हर एक फैक्टर को उठाते गए और हर एक फैक्टर की कैटेगरी बनाते गए और हर कैटेगरी को आप पॉइंट्स असाइन करते गए। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस स्ट्रेट पॉइंट मेथड में। प्रोफेशनलिज्म में मास्टर डिग्री आ जाएगी ना, प्रोफेशनल में सीए लिख तो दिया, प्रोफेशनल ये पीजी हो गया, हाँ। मास्टर्स डिग्री तो पीजी होता है, ये मास्टर्स डिग्री होता है। ठीक है, हाँ, और ये प्रोफेशनल डिग्री होता है। अब उसके बाद में आपने क्या करते गए, तो आप इसको लिख सकते हो अपनी बुक के अंदर कैसे भी, कि वी डिवाइड द फैक्टर्स, हम क्या करते हैं ऐसे लिख लो, वी डिवाइड द फैक्टर्स इनटू लेवल्स, हर लेवल में तोड़ते गए फैक्टर्स को भी, एंड देन पॉइंट्स आर असाइन। बस इसमें सिर्फ असाइनमेंट कर रहे बेटा, अभी आपने असाइन कर दिया, क्या कर दिया आपने, सिर्फ असाइन कर दिया, देन पॉइंट्स आर असाइन। दिस इज स्ट्रेट पॉइंट मेथड। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब बस मुझे थोड़ा जल्दी कराना, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड। सेकंड मेथड क्या है, 1 मिनट दिखाना इनटू लेवल्स पर। अभी दिखाती हूँ जो
मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए फिर क्या एग्जाम, हाँ ये क्या लिखना है आपको बताओ। लेवल्स, ठीक है मैम। ये डेफिनेशन हो गई इसकी, दिस इज द डेफिनेशन। वेटेड पॉइंट मेथड क्या होता है बेटा? इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं आप अपना, ये समझ लो कि आप ना हर जॉब को वेट असाइन करते हैं, ठीक है? और हर कुछ अभी आपने पीछे पॉइंट्स असाइन किए, आपने जो वेट्स असाइन किए और जो पॉइंट्स असाइन किए उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? वेटेड पॉइंट मेथड। क्या होगा? वेटेड पॉइंट मेथड। अब सोचोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ अ जॉब, कोई जॉब है, इफ अ जॉब रिक्वायर्स, अगर एक जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, 4 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी, आपने कभी जॉब्स के लिए वैकेंसीज आती है तो देखा होगा कि कहीं पे तो जॉब में 0 एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं पे आपको चाहिए ही चाहिए। अब जैसे आप अगर बैंक के मैनेजर लेवल पे जाएंगे, सेल्स मैनेजर लेवल पे, तो वहां पे आपको मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, है ना? तो अगर एक जॉब है उसको 4 से 6 साल के बीच का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मान लो ऐसे आदमी को हमने पॉइंट तो असाइन कर दिए 50। कितने पॉइंट असाइन कर दिए? 50 पॉइंट्स असाइन कर देंगे, ठीक है? और अगर उसको वेट्स, मतलब वेट भी असाइन करना है। अब वेट अलग एक्स्ट्रा चीज हो गई। वेट का मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, भार दे रहे हैं, ठीक है? क्या है उसका? वेट होगा 1.5। वेट मतलब वजन नहीं है, ठीक है? वेट नहीं, जब आपने वेटेड एवरेज, इम्पोर्टेंस हो गया ना मैम। स्टैट्स में आपने वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा है? हाँ, इम्पोर्टेंस ही तो हो गया ना, कितनी इम्पोर्टेंस है उस चीज की। वर्ड मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंस कितनी असाइन करनी है, वेट्स में इंपॉर्टेंस कितनी है। हमने कहा इसकी इंपॉर्टेंस है 1.5, ठीक है? अगर कोई आदमी आ गया जिसके पास इसके बीच का एक्सपीरियंस है तो 50 पॉइंट्स दे देना, और वेट्स अलग से दे देना। तो ये हो गया। स्कूल में नहीं जाते ए ग्रेड, लेकिन इतनी से खुशी नहीं हो, इसने एक्स्ट्रा किया A+ दे दो। एक होता है ए और एक होता है A+। तो यानी कि एक तो हो गया पॉइंटिंग, एक हो गया वेटिंग। तो एक हमने पॉइंट भी दे दिया और ऊपर से ग्रेड भी, पॉइंट भी दे दिया और ऊपर से वेट भी दे दिया। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 1.5, कितना आ जाएगा? ये 75। क्या आ जाएगा? 75 वेटेड पॉइंट। वेटेड पॉइंट। तो जिसका 75 वेटेड पॉइंट होगा उसकी सैलरी अलग होगा। ये अपना वेटेड पॉइंट आ गया 75, इसकी अलग सैलरी होगी। आया समझ में? आया? एक होता है डायरेक्ट टू, हाँ, इसको उतारना है तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूं क्या? ये पीछे आपने ये उतारा है, कि उतारना है फॉर्मूला इसका, ये लिख लो, क्योंकि देखो ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। और बुक में ना आप जब ये मेथड पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया सारी चीजें ना हमने ना एक जैसी लिख दी। मैम आज दूसरी क्लास नहीं है क्या? आज कोई क्लास नहीं है अधी सर की, तो आपके अधी सर की क्लास होने वाली थी, वो नहीं है, अच्छा। इसलिए मैंने आपको उस टाइम में पढ़ा दिया। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। उसके बाद में आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है आपका? डायरेक्ट टू मनी मेथड। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस इसमें ये देखते हो कि आपने क्या करा, कोई भी जॉब देखा और उसको डायरेक्टली आप क्या करते हो? मनी साइन कर देते हो। जैसे अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट संभालोगे, आपका मंथली जॉब 50,000 दे देंगे। अगर आप परचेज डिपार्टमेंट देखते हो, आपको मंथली 40,000 दे देंगे, ठीक है? डायरेक्ट टू मनी, मतलब काम देखा और उसका सैलरी बोल दिया। अगर जैसे आपको अकाउंट्स का काम करना है, क्या काम करना है क्या नहीं करना हमने कुछ नहीं बोला, आपका इंटरव्यू ले लिया हमने, आपको उसमें सारे आपके क्राइटेरिया देख लिया, आपका मेंटल IQ सब कुछ देख लिया, आपका एजुकेशन आपका इंटरव्यू में देख लिया, और हमने कहा आप अकाउंट्स का काम करेंगे, आपका पर मंथ सैलरी 70,000 होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या करा, डायरेक्ट टू मनी। बेस जो आपको नहीं बताया वो मन में तो रखता है, इंटरव्यू ने आपका इंटरव्यू लिया और आपको सैलरी, आपको बोला कि हमको पर मंथ पे रखा इतना, ठीक है? और साल का रखा तो इतना, मान लो साल का बोलते कई बार हमको 9 लाख का पैकेज दिया, ठीक है? आप इंटरव्यू, सिर्फ एक इंटरव्यू फेस किया आपने और उसके बेसिस पे आपको
एक 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी आपका इंटरव्यू है उसके बेसिस पे आपका एनुअली आपका हमने पैकेज डिसाइड कर दिया। डायरेक्ट टू मनी समझ में आ गया। इसके अंदर वो जो आपका जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है, या जो आपके इंटरव्यू लेवल के जो पैनल होता है, मान लो 3 जने आपके इंटरव्यू के लिए आए, उन्होंने अपना क्राइटेरिया पहले से डेवलप कर रखा है, आपको नहीं बोला, आपसे सिर्फ बातचीत करी और आपको सैलरी दी, तो डायरेक्ट टू मनी। उसने अपनी रैंकिंग रखी हो, उसने अपना फैक्टर रखा हो, उसने अपनी, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। हाँ, तो वो डायरेक्ट टू मनी मेथड में आ जाएगा आपके। हाँ। यहाँ पे डायरेक्ट टू मनी मेथड आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये जो, आप ये मत कहना, मैं आपको फिर बोल देती हूँ, डायरेक्ट टू मनी मेथड के अंदर ये जो पीछे के मेथड है ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ऑलरेडी उन्होंने ये क्राइटेरिया पहले ही उन इंटरव्यू ने शामिल कर रखा है। वो आपको वो नहीं बोल रहा कि भाई आपका देखो इतना इतना एजुकेशन था, ये पॉइंट भी इतना इतना आपका वो था, तो ये पॉइंट है, तो अब हम आपको देख लो इससे ऐसे पर आवर के रेट्स में कन्वर्ट करके फिर हम आपको पर डे का कन्वर्ट करके और मंथली इतना देंगे। ऐसा नहीं होता है कुछ भी वहां पर। ये आप जब कंपनी में जाते हो तो डायरेक्ट टू मनी मेथड में आप इंटरव्यू देते हो और आपको मनी असाइन कर दी जाती है जॉब की। आपको समझ में आ रहा है ये सारे? हाँ मैम। चलो खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका जॉब इवैल्यूएशन हमने आज पढ़ा और जॉब इवैल्यूएशन आपका आज खत्म हो गया है। आप सब कुछ देख लेना, आपको पढ़ लेना, और इसमें आपको मैंने एग्जांपल लिखा दिए। उसके बाद में ये जॉब एलोकेशन असाइनमेंट आप पढ़ चुके हो, ये चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। और आप, हाँ बेटा, मैम एक बार ये वाला बताना, पेज 58 में जो 3 पॉइंट्स लिखे ना नीचे। कौन बोल रहा है ये? रिद्धि। रिद्धि, पेज 58 पे क्या रह गया? नहीं मैं पूछ रही हूँ मैम, मैंने बोला सुना रहेगा। तेज बोलो, नहीं आता मुझे समझ में। मैं अभी एक सेकंड, मैम मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि रहेगी। ये जो 3 पॉइंट है ये काय के हैं?